कोरोना महामारी से प्रदेश में राहत की खबर। संक्रमित मरीजों से सक्रिय मामलों में लगातार कमी। मरीजों के ठीक होने की दर 63% से ज्यादा। कोरोना महामारी से लड़ने में पीएम केयर फंड की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आर्थिक पैकेज में प्रदेश पहला राज्य जिसमें 2002 करोड़ रुपए एमएसएमई उद्योग को दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर। रूस में रणनीतिक भागीदारी पर होगी बात, जबकि सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे चीन से सीमा विवाद के बीच कर रहे हैं लद्दाख का दौरा। और इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। राजधानी में मानसूनी फुहारों से उमस और गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। अब देखिए मेरे साथ समाचारों को विस्तार से। प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ी है। प्रदेश में यह दर 63.31% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 55.48% है। प्रदेश में सक्रिय मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 21 जून को 605 संक्रमित कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 626 थी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में 1 लाख से अधिक टीमें बनाकर मेडिकल स्क्रीनिंग तेज की जाए। उन्होंने कहा कि टीमों की संख्या में वृद्धि करते हुए संदिग्ध पाए गए रोगियों के उपचार की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक 1 की समीक्षा की। कोरोना पर कारगर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने विदेश सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती हर जिले में किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर कोविड एवं नॉन कोविड चिकित्सालयों, एम्बुलेंस सेवा, सर्विस लाइन्स की कार्यवाही सहित संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करें। संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 605 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6152 और जो अब तक मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 11,601। अब हमारे डिस्चार्जेस का प्रतिशत 63.31% हो गया है, 63.31%। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 569 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 6,252 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें जो संक्रमित लोग होते हैं उनका इलाज हम करते हैं आइसोलेशन वार्ड्स में, और जो सारी के पेशेंट्स होते हैं, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट होते हैं, उनको भी हम आइसोलेट करके उनका हम इलाज करते हैं। उनका हम सैंपल लेकर के उसकी जांच वगैरह कराते हैं, लेकिन उस समय उनको हम आइसोलेट करते हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,502 लोग रखे गए हैं और इनके सैंपल लेकर के इनके संक्रमण की स्थिति का परीक्षण करके अंदाज लगाया जाएगा। उसके पश्चात इनकी उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर जिले में एक बृहद अभियान जो है स्क्रीनिंग का चलाएं, और इस बृहद अभियान के तहत चिकित्सा विभाग को और सभी फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी कार्य योजना बनाते समय 1 लाख टीमों को जो है कम से कम 1 लाख टीम गठित करके इस पूरे अभियान को, स्क्रीनिंग को चालू किया जाए। स्क्रीनिंग में जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएं उनके तुरंत उनको जो है चिकित्सा और उनका उपचार के लिए व्यवस्था की जाए। आप सब जानते हैं कि स्क्रीनिंग में इंफ्रारेड थर्मोमीटर, स्क्रीनिंग में पल्स ऑक्सीमीटर, स्क्रीनिंग में पूरा सावधानी बरतते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। तो इस पूरी व्यवस्था और इस अभियान को चलाने के लिए
उन्होंने निर्देश आज दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये जो स्क्रीनिंग का कार्य करने का आदेश दिया है, इस पे ये कहा है कि पूरा ज्योग्राफिकली पूरा एरिया कवर हो जाए, यानी मैप ऐसा बने कि हर घर जो उस क्षेत्र में पड़ता है, उस गांव में पड़ता है, वो कवर हो जाए। शहरी क्षेत्र है तो पूरा वार्ड कवर हो जाए। ये निर्देश उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि स्क्रीनिंग ऐसी हो जो प्रभावशाली हो, केवल कहने सुनने मात्र पर ना हो। एक्चुअली जो है टेम्परेचर लिया जाए, बहुत जल्दी लिया जा सकता है। एक्चुअली ऑक्सीजन कंटेंट लिया जाए। ऑक्सीजन कंटेंट अक्सर जो बहुत मरीज ऐसे होते हैं जो एक क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, उनका ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है बॉडी में और तुरंत नापा जा सकता है, तो ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करके आगे लाया जाए। ये बृहद अभियान चिकित्सा विभाग ने चला रखा है। अब इसको व्यापक रूप से और 1 लाख तक की जो है टीमों को गठित करने का निर्देश आज दिया उन्होंने। कोरोना महामारी की जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है पीएम केयर फंड की। इस फंड के जरिए दिए जाने वाले वेंटिलेटर्स की सप्लाई राज्यों में शुरू हो गई है। कोरोना संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड की शुरुआत की थी। इसके बाद लोगों ने इसमें सहायता के इरादे से बढ़ चढ़ कर दान दिया। इसमें 2000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 50,000 वेंटिलेटर का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत अब तक करीब 3000 वेंटिलेटर्स का निर्माण हो चुका है, जिसमें से 1340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहुंचाए जा चुके हैं। अब तक महाराष्ट्र को 275, दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100, राजस्थान को 75 वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई है। इनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रहा है, जबकि 20,000 वेंटिलेटर्स देश की 4 अन्य कंपनियां बना रही हैं। एक स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक आज़ादी के बाद अब तक देश में सिर्फ 47 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड से एक ही बार में 50,000 वेंटिलेटर्स मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर इस समय मॉस्को में हैं। कल वहां उनकी अगुवाई में मेजर जनरल कांस्को वेंजली और रूस में भारत के राजदूत ने की। रूस पहुंचने से पहले एक ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री मॉस्को में आयोजित होने वाली 75वीं विजय दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल 24 जून को मॉस्को में विजय परेड आयोजित की जाएगी। भारतीय सेना के तीनों अंगों का 75 सदस्यों का दस्ता पहले ही मॉस्को पहुंच चुका है, जो विजय परेड में रूस और अन्य आमंत्रित देशों के सैनिकों के साथ हिस्सा लेगा। परेड में भाग लेने वाले दस्ते का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक का अधिकारी करेगा। आज सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे लद्दाख का दौरा करेंगे। उनका यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख लद्दाख में सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थितियों में जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले मौजूदा परिस्थिति में देश की सुरक्षा के हालात पर सेना प्रमुख ने दिल्ली में आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की, जिसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी देशों के मोर्चे पर ऑपरेशन हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा को चौक चौबंद बनाने के लिए स्थिति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सेना के सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक भारत और चीन के बीच 24 जून को जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, वो सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जिस इंटीग्रेटमेंट के लिए दोनों देशों के बीच आपसी सहमति थी। सीमा विवाद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब अलग से सामरिक तरीके अपनाएगा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सेवा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों को 1 जून से खोलने के बाद कुछ सेक्टर से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इसी बीच सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार और आरबीआई के साझा कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम नुकसान के साथ जल्द पटरी पर आती हुई नजर आएगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार आगे भी संरचनात्मक सुधारों पर जोर देती रहेगी। बताया गया है कि 16 जून तक देश में
में रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की गई और ये 382 लाख टन के स्तर पर पहुंच गई। गेहूं के बढ़े हुए एमएसपी का फायदा 42 लाख किसानों को मिलेगा, जिन्हें 73,500 करोड़ बतौर एमएसपी अदा किया जाएगा। जून तक खरीफ की फसल की बुआई में भी 42% की बढ़ोतरी की जाएगी। देश में खाद्य की बिक्री में अगर मई महीने का जिक्र करें तो 98% की बढ़त दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में ही अगर उनकी मांग की बात की जाए तो अप्रैल के मुकाबले में बढ़त दर्ज की गई है। बिजली की खपत अप्रैल महीने में 24% गिरी, जो मई में 15% और जून में 6% के स्तर पर आ गई। मेक इन इंडिया और भारत निर्माण भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सार्वजनिक क्षेत्र की खरीदारी के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पर विक्रेताओं को नए उत्पादों के पंजीकरण के समय कंट्री ऑफ ओरिजिनल बताना जरूरी होगा। इसके लिए GEM पर इस फीचर्स के आने के पहले जिन विक्रेताओं ने अपने उत्पादों को रजिस्टर्ड कराया था, उन्हें अपने सामान के उत्पादन स्थल के बारे में अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। आदेश का पालन न करने पर उनके उत्पादों को GES से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही GEM पर एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे यह पता चल सकेगा कि किसी भी उत्पाद में स्थानीय सामग्री का कितना इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा अब सरकारी पोर्टल पर मेक इन इंडिया का फिल्टर काम करने लगा है। पुरी में आज जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद यहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर के लिए निकल पड़े। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष, भगवान बलभद्र का तालध्वज और देवी सुभद्रा अपने दर्पण दल पर रथ सवार हैं। जबकि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से रथ यात्रा निकालने के आदेश के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माना कि कोविड महामारी के बीच रथ यात्रा निकालना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस महोत्सव में हिस्सा लेने वाले सभी श्रद्धालु कोरोना संकट के इस दौर में लागू सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। यात्रा से पहले तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को कई जरूरी निर्देश दिए। पुरी में सोमवार रात 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू जैसा बंद रहेगा। बहरहाल कोविड-19 संकट के बीच ऐतिहासिक यात्रा का जश्न मनाया जा रहा है। 9 दिन के इस त्योहार में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुरी के लोगों से अपील की गई है कि यात्रा देखने के लिए घर से बाहर निकलने से बचें, बल्कि टीवी पर ही यात्रा देखें। वहीं यात्रा के अन्य हिस्सों के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे पुरी में समुद्र की तरफ जाने वाले इलाकों की ओर न जाएं। पुरी में भी सभी एंट्री पॉइंट बंद है। यात्रा से जुड़ी तैयारियां वाली गाड़ियों को छोड़कर किसी भी वाहन की एंट्री बंद है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में कोई ऐसी जगह न बचे जहां हरा भरा न हो। इस वर्ष इस लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कराया जा रहा है। गोमती नगर विस्तार महासमिति ने इन उद्देश्य के साथ आज से वृक्षारोपण की शुरुआत की। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के पहले दिन LDA-VC शिवकांत द्विवेदी, उद्यान अधिकारी SP सिसोदिया सहित कई अन्य अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि इस महाअभियान की शुरुआत ग्रीनवुड IG ब्लॉक से की गई, जहां गोमती नगर महासमिति की टीम के साथ ग्रीनवुड IG ब्लॉक के निवासियों ने भी वृक्षारोपण किया। उन्होंने बताया कि महासमिति की टीम ने विस्तार का पूरा सर्वेक्षण किया, जहां वृक्षारोपण कराया जाना है। इस वर्ष 80,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। और हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अब इसके अंतर्गत ही ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम लोग मियावाकी तर्ज पर भी प्लांटेशन करने जा रहे हैं। 4 स्थान चुने गए हैं इस काम के लिए। मियावाकी आप जानते हैं कि एक सघन वृक्षारोपण के प्रकार है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पहले से चलाया जा रहा है। 4 स्थानों के अलावा इन मियावाकी प्लांटेशन के अलावा एक नया काम इस साल हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे जो रेजिडेंशियल पार्क्स हैं, जहाँ पर लोग कॉलोनी हैं, हमारी ग्रुप हाउसिंग बनी हुई है, उन सभी पार्क्स में लगभग 20 पार्कों को हम लोगों ने चुना है, जहाँ औषधीय वाटिका हम लोग लगाने जा रहे हैं।
उमस और गर्मी से निजात दिलाने के लिए आखिरकार आज दोपहर राजधानी लखनऊ में मानसून की बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही आज लखनऊ और प्रदेश के कई पूर्वी हिस्सों में बारिश के आसार व्यक्त किए थे। आने वाले 2 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। रविवार की शाम से सोमवार की सुबह के बीच प्रदेश के बर्ड घाट में सबसे अधिक 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे तक पूरे प्रदेश में मानसूनी बादल छाए रहेंगे। बदली और बारिश से राज्य के कई इलाकों में दिन और रात के तापमान में कमी आएगी। प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। बीते 3 वर्षों में सरकार ने 1,325 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया। इतना भुगतान पिछली सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में कभी नहीं किया। वहीं बाराबंकी जिले के गन्ना किसानों को भी इस कोरोना संकट के समय गन्ना के बकाया भुगतान मिलने से खुशी है। गन्ना किसान सरकार के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। इस सरकार में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान 15-20 दिनों में आ जाता है। किसानों ने सरकार से गन्ने का मूल्य बढ़ाने का आग्रह भी किया है। हूँ और गन्ना अभी खेती करता हूँ। गन्ने का समय से पर्चियाँ भी आती हैं और हमें इसका भुगतान भी हम लोगों को समय से मिल जाता है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पैसा मिल जाने से कोई किसान सभी लोग खुश हैं और इस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। गवर्नमेंट योगी सरकार ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल पूर्णतः अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो 3 साल की सरकार है ये इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया। बहुत सालों से गन्ना की खेती कर रहे हैं। जिस तरीके से इस सरकार में पैसा गन्ना का भुगतान हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से फतेहपुर जिले में समूह की जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कोरोना संकट के काल में भी इन महिलाओं के द्वारा मास्क, इन्वर्टर, एलईडी बल्ब व सोलर असेंबलिंग का काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अकुशल महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण लेकर सोलर शॉप और रिपेयरिंग सेंटर खोले गए हैं, जो इन महिलाओं की आजीविका का साधन बन रहा है। अब इस काम से वे सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, बल्कि गाँव के विकास में भी भागीदार बन रही हैं। जो हमारी महिलाओं के द्वारा जो मास्क बनाए गए थे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अभी फ़िलहाल जो मैंने मास्क पहन रखा है ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है और लगभग 20,000 मास्क का जो डिमांड है वो अन्य ज़िलों से तथा फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से भी महिलाओं के पास आया। तो कुल लगभग लॉकडाउन के दौरान 60,000 का सेल हुआ है। इसके अतिरिक्त जो हमारी महिला समूह हैं उन्होंने एलईडी बल्ब बनाने का काम किया है। सौर ऊर्जा से जो इमरजेंसी लाइट्स हैं और लालटेन वगैरह है इसमें भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं हमारी महिलाएं। मास्क का जो कार्य है ये जिला प्रशासन की तरफ से 25,000 मास्क का जो ऑर्डर हमारे NRLM डिपार्टमेंट को दिया गया था उसमें से उसी के माध्यम से जो है हमारी दीदियां जो है मास्क बना रही हैं और ख़ुद से भी कुछ मास्क बना रही हैं जिनका ये दुकानों पे, मेडिकल स्टोर्स पे भी सप्लाई करती हैं और ऑनलाइन भी अपने जो शॉपिंग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वगैरह पे भी बेचती हैं। जब से मतलब इस समूह में और इसके बाद बल्ब है, झालर है, इन सब चीज़ें बना के हम लोग बेचते हैं। गांव में भी काफ़ी बिक्री होती है, मार्केट में भी बिक्री होती है और घर में बहनें भी समूह की खरीदती हैं और रिश्तेदारों में लोग लेते हैं। तो इस तरह करके जैसे सबको मालूम होता है तो हर आदमी इसको खरीदता। ललितपुर जिले में मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आए भारी संख्या में टिड्डी दल की जानकारी के बाद कृषि विभाग की कार्रवाई में अधिकांश टिड्डियों को मार दिया गया है। जिले में टिड्डी दल के आने की सूचना प्राप्त होने पर कृषि विभाग की टीम द्वारा पीछा कर बिरधा विकासखंड के तोर गांव में करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल को दवा छिड़काव कर नियंत्रण किया गया। इस कार्रवाई में 60 से 70% तक टिड्डी दल को समाप्त करने में सफलता मिली है। टिड्डी दल शिवपुरी के बसवा से हमारे जिले में प्रवेश किया। अच्छा। तो लगातार हमारे और हमारी टीम की तरफ का लगातार पीछा किया गया। इसको हम लोग वहाँ से जखौरा से हम लोग लेके आए और ये लगभग 5:30 के आसपास कल्याणपुरा गौशाला के बनाने लगा। तो हम लोगों को अंदाज लग गया ये हमारे यहाँ जिले में स्टॉप करेगा।
फिर हम लोगों ने इसकी गहन निगरानी की तो ये ग्राम तौर में आके बैठ गया, और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में स्वान था जो यहाँ बैठ गया था। और इसे हम लोग बैठते ही आइडेंटिफाई कर चुके थे। थोड़ी सी आंधी आई थी, आंधी का थोड़ा सा स्वान डिस्टर्ब हुआ, लेकिन हम लोगों ने रात में टॉर्च की रोशनियों से और गांव वालों की मदद से इसे आइडेंटिफाई कर लिया। लगभग हम लोगों ने जितना बड़ा स्वान था 60 to 70% हम लोगों ने इसे यहाँ नष्ट कर दिया है। सोनभद्र जिले के रिहंद बांध, मुक्खाफाल, सोन इको पॉइंट, मिनी गोवा कहे जाने वाला अबाड़ी या फिर हाथी नाला का बायो पार्क इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन स्थानों पर अनुपम नज़ारा लोगों को देखने के लिए पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए सरकार का ध्यान भी आकर्षित कराती है। पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि आम आदमी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाओं को बल देता है। मौजूदा समय में इन स्थलों पर लोगों का जमावड़ा शुरू होने लगा है। लोग इसका भरपूर आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि इन स्थलों को सरकार यदि पर्यटन की दृष्टिकोण से बढ़ावा दे तो निश्चित रूप से आम आदमी और सरकार दोनों को लाभ पहुंचेगा। जनता अगर यहाँ आए मारकुंडी घाटी पे तो ये स्वर्ग जैसा नज़ारा देखे, और ऐसा ही नज़ारा हमारे सोनभद्र में कईयों है। अगर यहाँ सुंदरीकरण किया जाए तो स्वर्ग से सुंदर है, जहाँ पे हिल स्टेशन जाने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। सोनभद्र में कई ऐसे जगह हैं, जैसे एक अगोरी क्षेत्र है, एक आपके रेहन डैम है और आपके मुक्खाफाल है। मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी सरकार चाहे तो हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विकसित कर सकती है, पर्यटन स्थल बना सकती है। बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, पर इसे और डेवलपमेंट की और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे हम दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, मसूरी, मनाली, शिमला घूमने, तो वो सारा भी यहाँ पर मिलेगा जगह पे सोनभद्र में, पर उसे उस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया, टूरिस्ट इधर अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा। मेरठ के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ऑपरेशन कायाकल्प से काया ही बदल दी गई है। स्कूलों को आधुनिक रूप से रंगाई पुताई के साथ आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ईशा दुहन ने बताया कि मेरठ जिले में 1342 स्कूलों में 1106 स्कूलों की मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सूरत बदल दी गई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मिशन कायाकल्प में मेरठ जिले ने दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से स्कूलों में कोविड-19 जैसी महामारी से बच्चों को बचाने के लिए हाथ धोने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शौचालय में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मल्टीपर्पज हैंड वॉश, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड के अलावा स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के समय उद्योग धंधों की सुस्त हुई रफ्तार के कारण हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घरों को लौटे हैं। ऐसे में श्रमिकों के आगे रोजगार की समस्या उपलब्ध न हो, इसके लिए मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लघु उद्योग भारती ने अंतर्गत आने वाले अपनी विभिन्न फर्मों ने अपने यहाँ श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर श्रमिकों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। वहीं श्रमिक भी अपने घरों के पास रोजगार मिलने से बहुत खुश हैं। श्रमिकों का कहना है कि यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत की बदौलत ही संभव हुआ है, जो उनको उनके ही शहर में रोजगार मिल रहा है। था और साहब लॉकडाउन की वजह से वहाँ के सारे होटल बंद हो गए, काम धंधा कुछ बचा नहीं, तो फिर वहाँ से मुझे मुरादाबाद आना पड़ा। जैसे तैसे करके मैं आ गया मुरादाबाद, और लॉकडाउन की वजह से वहाँ तो कोई काम नहीं था, तो यहाँ पर भी जो है पीतल के कारखाने में मैं काम करने लग गया हूँ। और पीतल के कारखाने में काम करते करते अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी की नौकरी ना करूँ और कारखाना अपना खोल लूँ और अपने ही कारखाने से अपना जीवन यापन करूँ। लगता है कि अब जो है सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए और बहुत अच्छा सुविधा देने चाह रही है, इसलिए हम जो है काम कर रहे हैं और हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती ने जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिए हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करा दें और कोशिश करी जाएगी कि जितने भी मैक्सिमम प्रवासी मजदूर हैं उनको जगह जगह फैक्ट्रीज में काम दिलाया जा सके, जिससे बेरोजगारी खत्म हो। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण में जनपद अलीगढ़ में प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना
वरदान साबित हो रही है। जिले की 887 ग्राम पंचायतों में से 688 गांवों में 987 जगहों पर मनरेगा के तहत कार्य संचालित हैं, जिसके जरिए बाहर से आए हजारों प्रवासी मजदूरों को काम मिल रहा है। जिले में मनरेगा के तहत लगभग 50,000 लोग काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को जिले में विलुप्त हुई नदियों के जीर्णोद्धार का कार्य, तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य, चक रोडों का कार्य कराया जा रहा है। इन मजदूरों को प्रतिदिन 201 रुपए कार्य के बदले मजदूरी मिलती है। वहीं डीसी मनरेगा का कहना है कि बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के कार्य दिए जा रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मनरेगा के काम मिले हैं। बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत से मजदूर जो कि बाहर के प्रदेशों से यहाँ पे वापस आए थे, उनका हम लोगों ने चिन्हीकरण कराया और मौके पे ही जो अकुशल श्रमिक थे उनको जॉब कार्ड दिलवाया। और जो इस तरह के काम हैं, जैसे नदियों के पुनरुद्धार है, तालाब निर्माण है, गोल सफाई है और चक्रोड है, ऐसे कामों पर, नज़दीक के कामों को उनको लगाया। और मनरेगा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का आह्वान किया था, उसके तहत हम लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे रोजगार पे लगाया है। आज जनपद में लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में डेली श्रमिक मजदूर लगे हुए हैं इस योजना के तहत। और प्रवासी मजदूर भी जहाँ तक उसकी बात है, लगभग 5 से 6 हज़ार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इनको मास्क भी उपलब्ध कराए गए और सैनिटाइज करने के लिए समय समय पर इनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। इनको बताया जा रहा है, जागरूक कराने के बाद इनसे काम कराया जा रहा है। मनरेगा में इनको काम मिल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। मेरा नाम अमित है, मैं गुजरात में काम कर रहा था। लॉकडाउन के चलते मैं घर पर आ गया, मुझे घर पर मनरेगा काम मिल गया है। मेरा नाम साजिद है, मैं लॉकडाउन से पहले जयपुर में जॉब करता था। लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर आ गया अलीगढ़, और मुझे कोई काम न मिलने की वजह से प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली नरेगा में काम वाला, वो कार्ड बनवाया और मैं काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रोज़गार मिल रहा है और घर का खर्चा चल रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी से प्रदेश में राहत की खबर। संक्रमित मरीजों के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी। मरीजों के ठीक होने की दर 63% से ज्यादा। कोरोना महामारी से लड़ने में पीएम केयर फंड की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आर्थिक पैकेज में प्रदेश पहला राज्य जिसने 2002 करोड़ रुपए एमएसएमई उद्योग को दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर रूस में रणनीतिक भागीदारी पर होगी बात, जबकि सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे चीन से सीमा विवाद के बीच कर रहे लद्दाख का दौरा। और इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। राजधानी में मानसूनी फुहारों से उमस और गर्मी से मिली राहत। अगले 48 घंटों में पूरे प्रदेश में मानसूनी बारिश के आसार। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूँगा फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।